वो किस लिए पैदा हुआ था? क्या इसलिए कि उससे ठीक 9 महीने पहले उसका भाई मर गया था? और क्या इसीलिए उसको उसके भाई का नाम हूबहू दे दिया गया था? वो ये सवाल किससे पूछता? माँ मर गई, बाप सख्त था, जिसने प्रेम किया उसको वो स्वीकार नहीं कर पाया, और उसने जिसको प्रेम किया वो भी दशकों के साथ के बाद आखिरकार रूठ कर एक किले में चली गई, जिसे खुद उसने अपनी पेंटिंग के पैसों के जरिए तामीर करवाया था। कितनी कितनी गलियों से, कितने कितने मोड़ों से, कितने कितने शोक गीतों और विस्मय गीतों से गुजरकर दाली की कहानी आगे बढ़ी है। दाली मर चुका है। दाली जिसका किस्सा मनी हाइस्ट के मास्क से शुरू हुआ था, जिसमें स्पेनिश कवि लोरका आया, जिसमें उसके चौंकाने वाले खुलासे आए अपने बचपन के बारे में, बहन की किताब आई, झगड़े आए, गद्दारी आई आंदोलन से। वो दाली मर चुका था, लेकिन दाली का किस्सा नहीं मरा अभी, क्योंकि उसकी कब्र पर एक बार फिर से हथौड़े चलने थे और एक बार फिर से उत्सुकता की रौनक लौटनी थी, एक शाम के लिए ही सही। एक शेर सुनिए, फिर किस्सा सुनाऊंगा, क्योंकि किस्सा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। क्या है शेर? ढूंढता फिरता है मुझको क्यों फरेबे रंगो बू, मैं वहां हूं खुद जहां अपना पता मिलता नहीं। अब्दुल लतीफ शौक का ये शेर। दाली कहाँ है? अपनी कब्र में, लेकिन कई फरेबों का पता लगाने के लिए उसके इस पते पर दस्तक होती रहती है। मसलन 1989 की उसकी मौत के 38 बरस बाद 2017 में दाली की कब्र खोदी गई, क्योंकि एक औरत ने दावा किया कि दाली मेरा बाप है। मामला कोर्ट कचहरी में पहुंचा और फिर डीएनए सैंपल के लिए कब्र खोदी गई। भीतर कुदाल चल रही थी, बाहर दाली की कला के संरक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, और तभी कुछ लोगों को एक टैक्सी याद आ गई, जहां लाश से घोंगे निकल रहे थे। ये दाली का 1938 में पेरिस एग्जीबिशन के लिए बनाया गया इंस्टॉलेशन था। इसका शीर्षक था द रेनी टैक्सी। एक टैक्सी है जिसकी छत में छेद है, भीतर पानी आ रहा है। फ्रंट की ड्राइविंग सीट पर एक पुरुष का मैनिक्विन मतलब पुतला, जैसा हम कपड़ों की दुकानों में देखते हैं। पीछे की सीट पर एक महिला का मैनिक्विन। दोनों में से वनस्पतियां निकल रही हैं, पत्ता गोभी सी, और निकल रहे हैं खूब सारे घोंगे असली। बहरहाल दावा कि दाली मेरा बाप है नकली निकला। घोंगे असली थे तो क्या हुआ? और उन दावों का क्या कि दाली से उसके सरपरस्तों ने खाली कैनवस पर दस्तखत करवाए, बाद में बेचे जाने के लिए किसी और से लकीरें गढ़वाकर। दावे कि दाली के नाम पर ये छद्म हो रहा है, या फिर ये खुद की दाली ने अपने दस्तखत वाली शीट्स बेची पैसे कमाने को, ताकि नशा कायम रहे। ये दावे आज भी हवा में तैरते हैं नशे की तरह, या फिर दाली के पुरुष प्रेमी लोरका की एक और कविता की तरह। मौत शराब खाने में आती जाती है मौत, काले घोड़े और फरेबी लोग गिटार के गहरे रास्तों के बराबर चलते हैं, और समंदर के किनारे बुखार में डूबी गठीली झाड़ियों से नमक की और औरत के खून की बू आती है। मौत आती और जाती है, आती और जाती है मौत शराब खाने की। लोरका का ये अनुवाद विष्णु खरे ने किया है, सबसे पहले आलोचना पत्रिका में आया था। दाली का किस्सा अब तो खत्म हो ही जाना चाहिए, लेकिन एक चीज, एक अवान्तर प्रसंग अभी बाकी है। ये किस्सा मूंछों से शुरू हुआ था जो भौं की तरफ जाती है। ये किस्सा मूंछों पर ही खत्म होगा। यदि मैं पुराने ढब पर कहूं तो पुनर्मूछ को भव। आपने वो मशहूर कहानी सुनी होगी। नदी में नहाता, सूर्य को अर्घ्य देता साधु, उसके हाथ में गिरती चूहिया, फिर उसके परिणय की कोशिश, कभी पहाड़, कभी बादल, कभी हवा से होता हुआ, आखिर में फिर चूहे के रूप को ही सर्वोत्तम पाया जाता। और इसी पूरे प्रकरण को सार रूप में कहा जाता है पुनर्मूष को भव, फिर चूहा हो जाओ। लेकिन दाली की कहानी में ये होगा पुनर्मूछ को भव, फिर मूछ हो जाओ। कहानी मूछ से शुरू, मूछ पर खत्म। दाली की भौं की तरफ तनी मूछें उसका अपना क्रिएशन नहीं थी,
उसने 17वीं सदी के स्पेनिश दरबारी कवि डिएगो वेलास्केस को कॉपी किया था। और डिएगो उसकी भी एक पेंटिंग के साथ कई किस्से और कंट्रोवर्सी जुड़े हैं। पेंटिंग जिसमें एक स्त्री नग्न है, नंगी है, उसके नितंबों को दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बताया गया। और इसी के चलते एक औरत ने मांस काटने वाले चापड़ से हमला कर दिया पेंटिंग पर, इसे बनाए जाने की सदियों बाद। ये पेंटिंग डिएगो ने रानी के बाथरूम के लिए बनाई थी। इसका नाम रखा गया था टॉयलेट ऑफ वीनस। मकसद ये कि हमेशा खूबसूरत दिखने की चाह रखने वाले जान लें कि ये परम सत्य जान लें, कुछ भी स्थायी नहीं, सौंदर्य भी नहीं। इसलिए बाल पराग, जिसको आप चेहरअप कहते हैं, उसके शीशे में नजर आते चेहरे में कुछ पट्टियां हैं, कुछ जो नहीं है मगर जतन के सहारे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पारखियों को नजर आए उस औरत के पेंटिंग में नजर आते पुट्ठे, उनका 3D इफेक्ट देखने वालों को ये लगना कि जैसे पेंटर के साथ साथ वो भी देख रहे हैं, छू रहे हैं, आदि इत्यादि। कहा गया कि आज तक कैनवस पर स्त्री का ये अंग इससे ज्यादा सुंदर नहीं कहा जा सका। नेपोलियन के दौर में ये पेंटिंग गुम हो गई। फिर एक रोज रोकबी पार्क नाम के एरिया में मिली और तब से इसका नाम हो गया रोकबी वीनस। फिर ये लंदन के नेशनल म्यूजियम में चली गई और वहां पर 1906 के बरस में मेरी नाम की एक महिला ने इस पर हमला कर दिया। मेरी महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत सफ्रेजेट आंदोलन से जुड़ी थी। उनसे पूछा गया रोकबी वीनस ही क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया, जिस तरह से हजारों पुरुष पूरे दिन इसे खड़े घूरते रहते थे इसके एक खास अंग को, और औरतों के शरीर के बारे में एक सख्त पुरुष पने से भरा विचार लेकर चले जाते थे, वो मुझे बेचैन करता था। बेचैनी कला कुंज का बीज शब्द, या फिर दाली के शब्दों में कहें तो भीतर जो कुछ है उसका मास्टरबेशन। खुद अपनी नज़र में वो यही था, ग्रेट मास्टरबेटर। इसीलिए इस किस्से के आखिरी में उसकी ये कुख्यात पेंटिंग। कला की दुनिया ऐसी ही होती है। इन दुनियाओं के, सब दुनियाओं के इस दुनिया तक किस्से लाते रहेंगे हम। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।